राजभर और उनकी पार्टी का इतिहास है कि वर्ष 2017 में भाजपा में आने से पहले वे अपने दम पर कहीं कोई बड़ा चुनाव नहीं जीती है। 2017 में जब इन्होंने भाजपा का दामन थामा और इनको वोट पड़ा, ये लोग 4 सीटें जीते, तो इससे साफ हो जाता है कि ये वोट ओम प्रकाश को नहीं बल्कि कमल के छाप को पड़ा था। बसपा में एक लंबा कालखंड बिताने के बाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी। वर्ष 2017 में जब मौर्य ने भाजपा और नरेंद्र मोदी की लहर देखी तो पार्टी बदलकर भाजपा में आ गई। मायावती ने उस समय कहा था कि अच्छा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद ही पार्टी छोड़ दी, वरना वे स्वयं उन्हें निकालने वाली थी। भाजपा से भी ऐसे ही इनका टिकट कटने वाला था, ये केवल अपनी लाज बचाकर भागे हैं। अनुसूचित जाति के विकास के लिए किसी ने अगर उत्तर प्रदेश में काम किया है तो योगी सरकार ने किया है। बाकी सरकारें केवल इस समुदाय को एक वोट बैंक की तरह देखती रही हैं। देश भर में लगभग 8.5 करोड़ से ज्यादा मकान दिए गए हैं, जिसमें से लगभग 6.5 करोड़ केवल दलितों को दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने अपने समय पे दलितों के लिए क्या किया? चुनावों में जीत होती थी तो सपा कार्यकर्ता राज्य में क्या करते थे? वो उसी दलित समुदाय के लोगों की बस्तियों में आग लगाई जाती थी, उनका शोषण होता था। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग खुश हैं। बाकी राज्य के किसानों का जो भी हो, उत्तर प्रदेश का किसान योगी नेतृत्व में खुश है। नमस्ते, मेरा नाम है पुलकित और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। अगले माह उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और यह वीडियो उसी विषय में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भाजपा के कुछ पूर्व नेताओं, विधायकों ने पार्टी छोड़ी और इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। इन बागी नेताओं ने विभिन्न आरोप लगाए हैं, जैसे कि पार्टी लोगों के हितों की चिंता नहीं करती, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है। इस सब के बीच महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन सभी को 5 वर्ष भाजपा में रहने, कईयों को मंत्री पद पर रहने के बाद चुनावों से ठीक पहले अचानक यह याद आया कि यह पार्टी सही नहीं है, हमें दूसरी पार्टी में जाने की आवश्यकता है। इन नेताओं में कुछ प्रमुख नाम थे स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा के साथ जुड़ी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर। पहले इन नेताओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनकी राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड क्या है, भाजपा में आने से पहले इनकी क्या स्थिति थी और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं को मौर्य समाज और पिछड़ों का नेता बताते हैं। हालांकि मौर्य समाज ने आज तक कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है जिससे इस बात की पुष्टि हो कि स्वामी प्रसाद उनके नेता हैं। स्वामी प्रसाद 1995 तक जनता दल के साथ थे। वर्ष 2002 में बसपा के टिकट पे डलमऊ से चुनाव लड़े और जीते, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में मंत्री बने। वर्ष 2007 में वे चुनाव हार गए, परंतु बसपा में उन्होंने तब तक ऐसी पैठ जमा ली थी कि हारने के बाद भी मंत्रिमंडल में बने रहे। बसपा में एक लंबा कालखंड बिताने के बाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी। वर्ष 2017 में जब मौर्य ने भाजपा और नरेंद्र मोदी की लहर देखी तो पार्टी बदलकर भाजपा में आ गए और 2017 से लेकर अब तक न केवल भाजपा में रहे बल्कि मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे। 5 वर्षों तक मंत्री पद पर रहने और सत्ता सुख भोगने के बाद मौर्य को 2002 विधानसभा चुनावों से ठीक पहले याद आया कि भाजपा उनका शोषण कर रही है और उन्होंने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का निर्णय ले लिया। बसपा छोड़ते समय स्वामी प्रसाद ने कहा था कि इस पार्टी में उन्हें घुटन होने लगी है। यह पार्टी टिकट बेचती है, जिसमें मायावती स्वयं टिकट नीलाम करती हैं। मायावती को ओबीसी और दलित वोट तो चाहिए, पर वे उन्हें पद नहीं देना चाहती। हालांकि मायावती ने उस समय कहा था कि अच्छा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद ही पार्टी छोड़ दी, वरना वे स्वयं उन्हें निकालने वाली थी। अब आते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर। यह पार्टी वर्ष 2002 में बनी थी और ओम प्रकाश राजभर स्वयं को उत्तर प्रदेश के राजभर समुदाय के नेता होने का दावा करते हैं। हालांकि ओबीसी और दलितों के नेता होने का दावा करने वाले ओम प्रकाश आजकल साक्षात्कारों में यह कहते दिखते हैं कि किसी नेता को अगर गर्त में डालना हो तो उसे दिव्यांग और पिछड़ा विभाग दे दिया जाता है। राजभर और उनकी पार्टी का इतिहास है कि वर्ष 2017 में भाजपा में आने से पहले वे अपने दम पर कहीं कोई बड़ा चुनाव नहीं जीती है। यह वर्ष 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन में आए और 2017 से 2019 तक योगी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री रहे। उन्हें गठबंधन के विरुद्ध जाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते वर्ष 2019 में मंत्रालय से हटा दिया गया था। अब 2022 के चुनावों से पहले वे सपा के साथ जुड़ गए हैं और अखिलेश यादव का साथ देने का दावा कर रहे हैं। अब इस पूरे जुड़ाव घटाव के बीच मीडिया, सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चलाया गया कि देखो, सब भाजपा छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं
और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व गलत है, जबकि असल स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। शीर्ष नेतृत्व से जनता खुश है। कुछ स्थानीय विधायकों और नेताओं से भले ही छोटी मोटी शिकायतें हो सकती हैं, और ऐसा नहीं है कि पार्टी ने जनता के इस मूड का आकलन नहीं किया है या संज्ञान नहीं लिया है। भाजपा ने इसको लेकर 5 सर्वे कराए हैं राज्य में, 2 पार्टी की लहर को और योगी आदित्यनाथ के विषय में जानने के लिए, और बाकी के 3 स्थानीय नेतृत्व या ये कह सकते हैं कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए। इसी सर्वे से आए आंकड़ों के आधार पर पार्टी ने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया और यह बताया जा रहा था कि राज्य में लगभग 100 विधायकों के टिकट कट सकते हैं, और हमने पहली लिस्ट में देखा कि लगभग 20 लोगों का टिकट कटा है। उसमें कई ऐसे स्वामी मौर्य जैसे लोग और विधायक भी रहे होंगे। असल में इन लोगों को इस बात की पहले ही भनक थी कि इनका टिकट कटने वाला है। जैसा कि हमने स्वामी मौर्य के 2016 के बसपा छोड़ने वाले कृत्य में देखा कि उनके जाने के बाद मायावती खुद कहती हैं कि अच्छा हुआ चले गए, वरना तो मैं ही नहीं निकालने वाली थी। भाजपा से भी ऐसे ही इनका टिकट कटने वाला था, ये केवल अपनी लाज बचाकर भागे हैं। अब आती है बात कि जिस जनता या समुदाय के ये लोग नेतृत्व करने का दावा करते हैं, वे कितना इनके साथ खड़े हैं। जनता के समर्थन की अगर बात करें तो आप ओम प्रकाश राजभर का वर्ष 2017 से पहले का राजनीतिक करियर देखिए। उनको और उनकी पार्टी को कहां कितना वोट मिला है और जनता कितनी उनके साथ खड़ी है, साफ हो जाएगा। 2017 में यह पार्टी भाजपा के साथ आती है, 8 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जिनमें से भी वे केवल 4 सीटें जीतते हैं। इससे पहले वे 2012 में उत्तर प्रदेश में ही 52 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिनमें वे सारी सीटें हार गए थे और कई जगहों पर उनकी जमानत तक जब्त हुई थी। उससे पहले वर्ष 2007 में 97 सीटों पर चुनाव लड़े थे, वे भी सारी हारे थे और वहां पे भी कई विधायक अपनी जमानत बचाने में नाकाम रहे थे। 2017 में जब इन्होंने भाजपा का दामन थामा और इनको वोट पड़ा, ये लोग 4 सीटें जीते, तो इससे साफ हो जाता है कि ये वोट ओम प्रकाश को नहीं बल्कि कमल के छाप को पड़ा था। दूसरे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका पहले भी वही तर्क था जो अब है कि भाजपा दलित विरोधी है, किसान विरोधी है। बसपा छोड़ते समय भी यही बोले थे कि बसपा दलित विरोधी है और टिकटें बेचती है। हाँ, वैसे टिकटें बेचने वाला आरोप कोई नया नहीं है, ऐसे आरोप बसपा पे कई बार लगे हैं। अभी हाल ही में एक अरशद राणा नामक मुजफ्फरनगर के नेता मुजफ्फरनगर कोतवाली में जाकर रो रहे थे। उनका कहना था कि उनसे 67 लाख रुपया लिया बसपा नेता ने और उसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं दिया। तो इस प्रकार के आरोप बसपा पर पहले भी लगते रहे हैं। पर रही बात दलित विरोधी होने की, यानी भाजपा के दलित विरोधी होने की, तो इस पे आंकड़े उठा के देख लिए जाएं, साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए जो किया है वो किसी कथित दलित रक्षक पार्टी ने आज तक नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में देश भर में लगभग 8.5 करोड़ से ज्यादा मकान दिए गए हैं, जिसमें से लगभग 6.5 करोड़ केवल दलितों को दिए गए हैं। वर्ष 2020 में नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को लगभग 3,500 लोगों को खाते में 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई, ताकि ये लोग स्थानीय लोग अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। अब आते हैं किसान विरोधी वाले मुद्दे पे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान एक बड़ा मुद्दा रहता है। आप किसानों से जाकर पूछिए कि उन्हें पर्ची समय पर मिलना, पेमेंट मिलना भाजपा के समय में बढ़िया हुआ है या बसपा शासन में अच्छा था, सपा शासन में। मैं स्वयं उसी क्षेत्र से आता हूं। इस पर आंकड़े क्या कहते हैं? 10 वर्षों के बसपा और समाजवादी राज्य में 95,000 करोड़ का गन्ने का भुगतान हुआ और योगी सरकार में केवल 5 वर्षों में 1,50,000 करोड़ से अधिक का गन्ने का भुगतान होता है। और यह आंकड़े तब हैं जब पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। योगी सरकार ने गन्ने के मूल्य 2 बार बढ़ाए हैं पूरे कार्यकाल में। एक बार 2018 में बढ़ाए थे 10 रुपए के आसपास, और अभी पिछले वर्ष 2021 में बढ़ाए हैं। केंद्र के एमएसएमई मंत्रालय ने के साथ मिलकर SC/ST हब योजना के तहत योगी सरकार कई स्कीम लाई है। असल में अनुसूचित जाति के विकास के लिए किसी ने अगर उत्तर प्रदेश में काम किया है तो योगी सरकार ने किया है। बाकी सरकारें केवल इस समुदाय को एक वोट बैंक की तरह देखती रही हैं। जहां बात आती है किसी समुदाय को सामाजिक स्तर पर अपलिफ्टेड फील कराने की, यानी उसके उत्थान की, तो उसमें देखा जाए तो चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद प्रधानमंत्री का वहां मौजूद दलितों, मजदूरों के साथ उन पर फूल बरसाना हो,
उनके साथ कुर्सी हटाकर एक ही मंच पर बैठना, ये क्या संदेश देता है? ये सब चीजें समाज में छोटे छोटे कृत्य होते हैं जो बहुत बड़ा संदेश देते हैं। पिछली बार जब काशी में प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति के लोगों के पैर धोए थे तो उन लोगों के ये कुतर्क थे कि फोटो खिंचवाने के लिए किया है, नौटंकी है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में संक्रांति के त्योहार पर दलितों के साथ भोज करते हैं और वही कुतर्क आता है कि वोटों के लिए कर रहे हैं चुनाव से पहले। यह समारोह गोरखपुर में एक लंबे समय से हो रहा है और देखा जाए तो अगर वोटों की बात करें तो उस क्षेत्र में योगी को वोटों के लिए यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। वहां के राजनीतिक इतिहास को उठाकर देखें कि गोरखपुर में वह व्यक्ति कितने समय से जीत रहा है और किस मार्जिन से जीत रहा है। सवाल यह है कि इन सब चीजों को नौटंकी बताने वाले इन लोगों ने कब ऐसे कृत्य किए हैं, चाहे वो अखिलेश हो या मदद के लिए आई महिला को डांट कर भगा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य। इन लोगों ने न सामाजिक स्तर पर दलितों शोषितों के लिए कुछ किया है, न ही योजनाओं के माध्यम से। अगर इन सभी भाजपा छोड़ने वाले नेताओं से पूछा जाए कि जिन पार्टियों में वे जा रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव ने अपने समय पे दलितों के लिए क्या किया, कोई ऐसी योजना जो केवल दलितों के लिए आई हो, ले देकर एक वो तर्क आता है कि रिवर फ्रंट बनाया। वो तो राज्य की स्तर की योजना थी ना, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं था। ऐसे तो भाजपा ने भी कई हाईवे बनाए हैं। अब हाईवे केवल दलित या ब्राह्मण के लिए थोड़ी होता है, उस पर हर समुदाय का आदमी चलता है। विशेष तौर पर पिछड़े समुदाय के लिए आपने क्या किया, यह तथ्य भी किसी से छिपा नहीं है कि एक समय पर जब चुनावों में जीत होती थी तो सपा कार्यकर्ता राज्य में क्या करते थे, वो उसी दलित समुदाय के लोगों की बस्तियों में आग लगाई जाती थी, उनका शोषण होता था। अब सवाल यह आता है कि क्या जनता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से नाराज है, योगी आदित्यनाथ से नाराज है? अब दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे असली में क्या हुआ है? हमारी डू पॉलिटिक्स की टीम जितनी बार अलग अलग क्षेत्रों में ग्राउंड पर गई है, मैं खुद कई क्षेत्रों में जा चुका हूं, अधिकतर लोगों का यह कहना है कि स्थानीय नेतृत्व में थोड़ी बहुत दिक्कत है, परंतु पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बढ़िया है, योगी आदित्यनाथ की सरकार बढ़िया है। मुख्यमंत्री से लोगों को इतनी कोई खास दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग खुश हैं। बाकी राज्य के किसानों का जो भी हो, उत्तर प्रदेश का किसान योगी नेतृत्व में खुश है क्योंकि भुगतान समय पे हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, वहां पूरे पूरे दिन बिजली आ रही है। लोगों की स्थानीय छोटी मोटी समस्याएं हैं और वो समय के साथ धीरे धीरे जाएंगी, पर क्षेत्र का एक ओवरऑल स्थिति जो होती है वो सुधरी है। ग्राउंड पर उतरने पर यह चीज साफ हो जाती है कि भाजपा एक पार्टी के तौर पे और योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के तौर पे, उनसे लोग खुश हैं। आगे जनता 10 मार्च को अपना मैंडेट सुना देगी। इन चुनावों के बाद यह भ्रम जो चल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर समुदाय के नेता हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्य समुदाय के स्वामी हैं, यह भ्रम भी टूट जाने वाला है। धन्यवाद।